हमारे भारत में ऐसा एक व्यापारी था जो मुगल और अंग्रेजों को पैसे उधार देता था, यहाँ तक कि डच व्यापारियों से आई हुई कमोडिटीज खरीद लेता था और मार्केट पर मोनोपोली क्रिएट करता था। शायद उसने अंग्रेजों को पैसे लोन नहीं दिए होते तो अंग्रेजों को भारत पर हुकूमत करने के लिए और भी ज़्यादा समय लगता। हम बात कर रहे हैं विरजी वोरा की, जो मुगल इरा में हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यापारी था। 1950 में स्थानकवासी जैन पंथ के ओसवाल पोराल कास्ट ग्रुप में विरजी का जन्म हुआ था। विरजी की बिजनेस एक्टिविटीज़ अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद शुरू हुई थी। अपनी चालाकी और होशियारी से विरजी ने अपने पिताजी का खानदानी बिजनेस पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी बढ़ाया था। पर्शियन गल्फ, रेड सी और साउथ ईस्ट एशिया में विरजी वोरा की कंपनीज की ब्रांचेस थे। विरजी के नाम का सबसे पहला रिकॉर्ड मिलता है 1619 में। विरजी का नौकर हक पारेख को ट्रेडिंग करने के लिए इंग्लिश शिप्स को विजिट देना जरूरी था। इंग्लिश शिप्स में जाने के लिए विरजी और उनके कोई भी आदमी को ईस्ट इंडिया कंपनी से विरजी के नाम का लाइसेंस दिया गया था। इसका मतलब उम्र के 29 साल से पहले ही विरजी एक जाना माना व्यापारी हो चुका था। विरजी प्राइमरीली होलसेल ट्रेडिंग करता था। उसके साथ मनी लेंडिंग और एज ए एनएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह भी विरजी की कंपनी काम करती थी। आगरा, बुरहानपुर, गोलकोंडा, गोवा जैसे शहरों में वोरा कंपनी ट्रेडिंग करती थी। मसाले, हस्तिदंत, लीड, ओपियम जैसे कुछ कमोडिटीज़ को मोनोपोली करके बेचने के लिए विरजी जाना जाता था। एक बार भारत में डच व्यापारियों ने मिर्ची बेचने के लिए लाई थी। विरजी ने मिर्ची का पूरा स्टॉक खरीद लिया, लेकिन वो मिर्ची अंग्रेजों को भी खरीदनी थी। अंग्रेजों ने 16 महमूदी पर मन के हिसाब से 10,000 पाउंड की मिर्ची खरीदने का फैसला लिया था, लेकिन विरजी ने उससे ज़्यादा भाव की मांग की थी। तो फिर अंग्रेजों ने साउथ इंडिया के व्यापारियों को डील के लिए बुलाया, लेकिन उससे पहले जाकर विरजी ने यह भी पूरा स्टॉक खरीद लिया। फिर अंग्रेजों ने इस बार व्यापारियों को डील करने के लिए बुलाने के बजाय खुद दक्कन में जाकर मिर्ची के लिए डील करना शुरू कर दिया। चालाक विरजी ने अपने एजेंट ऑलरेडी दक्कन में भेजे थे और एजेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अंग्रेजों को विरजी ने बताए भाव से ज़्यादा भाव बताना। फाइनली अंग्रेजों को विरजी से ही पूरा स्टॉक खरीदना पड़ा, और वो भी विरजी ने बोले हुए दाम पर। अपनी इन्हीं स्ट्रैटेजीज की वजह से विरजी फेमस हो गया था। इंग्लिश फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स में द सोल मोनोपोलिस्ट ऑफ ऑल यूरोपियन कमोडिटीज ऐसे विरजी के बारे में लिखा हुआ है। विरजी के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत गहरे बिजनेस रिलेशन देखे गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बार विरजी को गिफ्ट भी भेजे हैं, और रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1619 से 1636 के बीच में विरजी ने अंग्रेजों को उस जमाने के 3,25,000 रुपये का कर्जा भी दिया था, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.7% पर मंथ इतना ज़्यादा था। 1670 में विरजी वोरा और शांतिदास झवेरी इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को 4 लाख रुपए का लोन दिया था, जिस लोन से ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रही थी और राइफल खरीदने के लिए यूज़ करती थी। सूरत में जितने भी मुगल साम्राज्य के सूबेदार थे, उनके साथ विरजी के बहुत अच्छे टर्म्स बन चुके थे। इशाक बेग, जो कि सूरत का सूबेदार था, उसने विरजी के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई जिससे अंग्रेज और डच व्यापारियों का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। इस कमेटी की वजह से अंग्रेज और डच व्यापारियों को हिंदुस्तान में व्यापार करना बहुत आसान होगा। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ भी बेचने के लिए लाया जाए तो वो बस विरजी की कंपनी को ही मिले, इस तरह के रूल्स बनाए गए थे। विरजी का प्रॉफिट इस कमेटी की वजह से और तेज़ी से बढ़ रहा था। हालांकि बाद में सूरत के दूसरे सूबेदार हकीम सादरा के साथ विरजी के रिलेशन कुछ अच्छे दिखाए नहीं गए। विरजी के मोनोपोली स्ट्रैटेजीज की वजह से परेशान होकर हाकिम ने विरजी को गिरफ्तार किया और 50 से भी ज़्यादा चार्जेस लगाकर सूरत के जेल में बंदी बनाया। रिकॉर्ड्स की माने तो विरजी की फाइनेंशियल सपोर्ट से मुगल एम्पायर अपनी आर्मरी इतनी स्ट्रांग रख पा रहा था। शाहजहां ने विरजी को सारे के सारे 50 चार्जेस से दोषमुक्त किया और हाकिम सादरा को सूबेदार की पोस्ट से सस्पेंड भी कर दिया। विरजी मुगल एम्पायर को कितना जरूरी था, ये हम इस इंसिडेंट से समझ सकते हैं। हिंदुस्तान के उत्तर में ये सब घटनाएं घट रही थी, तब दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य भी एग्रेसिवली बढ़ते चल रहा था। उस दरमियान औरंगजेब मुगल एम्पायर का शासक बन गया था। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ते खान को पुणे भेजा था। शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा लाने का शाही फरमान लेकर शाइस्ते खान पुणे की ओर निकल पड़ा था। शाइस्ते खान ने आते ही पुणे और आसपास के रीजन में हमला कर दिया। शाइस्ते खान ने 3 सालों में मराठों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। मंदिर और गांवों को लूट के शाइस्ते खान ने मराठाओं को फाइनेंशियली वीक बना दिया था। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान पर खुद सर्जिकल स्ट्राइक करके उसे पुणे से बाहर भगा दिया था। अपनी जान बचाते बचाते शाइस्ते खान की 3 उंगलियां कट चुकी थी। कटी हुई उंगलियों के साथ शाइस्ते खान वापस चला गया था। शाइस्ते खान की वजह से फाइनेंशियली वीक होने के कारण शिवाजी महाराज ने मुगलों की फाइनेंशियल कैपिटल पर हमला करके स्वराज्य का धन वापस लाने की योजना बनाई। इतिहास के हिसाब से स्वराज्य को लूटकर मिली हुई संपत्ति से मुगलों ने
वीरजी की लोन चुकाई थी। मुगलों का सबसे ईमानदार साहूकार होने की वजह से शिवाजी महाराज की नज़र वीरजी वोरा पे थी ही। साथ में सूरत के और भी व्यापारी जो अंग्रेज और मुगल जैसे एम्पायर को आर्थिक मदद भेजते थे, उनको भी शिवाजी महाराज ने टारगेट बनाया। मराठाओं ने वीरजी की हवेली, गोडाउन, ऑफिस को जला दिया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड, ज्वेलरी, हीरे, मोती मराठाओं के खजाने में शामिल कर दिया। रिकॉर्ड के हिसाब से वीरजी से मिला हुआ खजाना 50,000 पाउंड्स का था। इतनी लूट के बाद भी वीरजी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ था, क्योंकि उसके ब्रांचेस सूरत के बाहर भी वीरजी कुछ तरह से बच गया था। लेकिन शिवाजी महाराज की दूसरी लूट में वीरजी ने अपना पूरा खजाना खो दिया। आखिरी दिन वीरजी ने बस बचे कुछ पैसों में बिताई। वीरजी का एम्पायर खत्म होने की वजह से अंग्रेजों को और मुगलों को भी मेजर सेटबैक बैठा था। इसमें हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि दिखाई देती है।